हेलो एंड वेलकम अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली हैं तो उसको आप मिस ना करें। तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब नहीं करना तो कम से कम बेल आइकन या फिर अपडेट देते रहिए कि क्या चल रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें पोस्ट करता रहूँगा और टेलीग्राम पे बताता रहूँगा कि अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज हम 2017 में जो एमसीक्यू आए हैं उसको सॉल्व करेंगे 1 से 10 तक। 2015-16 हो चुका है, अब 2017 और 18 बाकी है। अगर ये हो जाता है तो हमारा नेट का ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। 2015 से लेकर 2020 तक का एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। 2015-16 हो चुका है, 17 आज हो जाएगा और 18 के बाद हमारा एमसीक्यू भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा बचता है एमसीक्यू 11 से लेकर 30 और एमएसक्यू भी 2019 और 20 के सॉल्व हो चुके हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग, और कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करते हैं और जैम को क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एग्जिबिट ल्यूमिनेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। ल्यूमिनेंस बहुत ज़्यादा भारी वर्ड लग रहा हो तो आप इससे परेशान मत होइए। आप ल्यूमिनेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फ्लोरोसेंट बचपन में हमको फ्लोरोसेंस लाइट मिलती थी, जब हम उसको धूप में ले जाते थे, जब लाइट में ले जाते थे, उसके बाद अंधेरे में आते तो वो चमकने लगता था और बहुत ज़्यादा स्टिकर्स मिलने लगते थे जो आपका फ्लोरोसेंट कलर के होते थे, ग्रीन कलर टाइप के कह सकते हैं। उसमें लाइट पड़ती थी तो वो चमकते थे। तो उसी का है ल्यूमिनेंस। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है। उसकी बात करते हैं। अब ल्यूमिनेंस में क्या है कि ये हीट और कोल्ड से आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेज होती हैं, उसकी वजह से या इंफ्रारेड या अल्ट्रा वायलेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, उसको वो जब हम डालते हैं किसी मिनरल पे तो वो ल्यूमिनेंस दिखाते हैं। वो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर में लाइट दिखाते हैं, जैसे हम बचपन में खेला करते थे। तो ये वही है, सिंपल है और कुछ नहीं। ज़्यादा टिपिकल मत बनिए। हर चीज़ को अपने डेली लाइफ में से भी कोरिलेट करने की कोशिश करिए। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया है क्या? पढ़ाई जो है वो कोई अलग से दुनिया से नहीं आई, कोई अलग से प्लेनेट से नहीं आया, वो यहीं से जो रोज़ का रोज़ हम करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में कर चुके रहते हैं। बट जब वर्ड में आता है, पढ़ने के लिए आता है, तो हम उसको एकदम ही सेपरेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सोचिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है या आप उससे कहीं से कहीं क्रॉस किया है उस चीज़ को, आपके पाथ को उसने क्रॉस किया है वो चीज़ को, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होता है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि लोगों के पास होते हैं, जो मिनरोलॉजी में काम करते हैं, जेमियोलॉजी में काम करते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो मिनरल्स को लेते हैं, उस पे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं, फिर उसको अंधेरे में देखते हैं, वो चमकता है। अगर चमकता है जिसका मतलब उसके अंदर ल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी है, अगर नहीं चमकता है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो कौन-कौन से ऐसे मिनरल हैं, जनरली मैंने थोड़े से यहाँ पे लिखे हैं। एपेटाइट हो गया, विलियमनाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, फ्लोराइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, एफोलाइट हो गया। बट सबसे अच्छा जो मिनरल होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लोरेसेंस जो आपको ल्यूमिनेसेंस शो करता है, वो है शीलाइट। शीलाइट ये आपके कार्ल शील के नाम पे पड़ा है। और ये शीलाइट जो होता है, ये टंगस्टन का प्राइमरी टंगस्टन और मिनरल्स होते हैं। जो टंगस्टन और का जो मिनरल होता है शीलाइट होता है। तो उस ज़माने में और आज के टाइम में भी अल्ट्रावायलेट क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट लेके लोग जाते हैं, उस पे देखते हैं कि क्या इस तरह का कोई फीचर मिल रहा है, तो उससे उनको वो मिनरल ढूँढने में आसानी होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? शीलाइट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मास एक्सटिंक्शन पीरियड ट्राइलोबाइट बिकम एक्सटिंक्ट। ट्राइलोबाइट कब खत्म हो गए थे, दुनिया से कब चले गए थे, वो बताना है। परमियन इसका आंसर है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 2016 और 2015 दोनों में मैंने बताया था, और मैंने तरीका भी बताया था कि आपको इसको कैसे याद करना है। आप सारे के सारे जो फॉसिल एक्सटिंक्ट हो गए उनके लिख लीजिए, जो मेन पूछे जाते हैं उनके बारे में, तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसका आंसर परमियन हो गया। एन एक्लन सिग्मोइडल गैश वेन इंडिकेट, ये एक ही वर्ड है, बहुत ज़्यादा लंबा लिख दिया, फ्रैक्चर से रिलेटेड है। अगर आप इसके गोसर की बुक पढ़ते हैं या डेविस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि सिग्मोइडल एनिक्लॉन फ्रैक्चर जो वेन होता है, दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इन रॉक व्हिच हैव डिफॉर्म इन ब्रिटल डक्टाइल ज़ोन। जो ब्रिटल डक्टाइल ज़ोन में जो रॉक डिफॉर्म होती है, वो इसका फीचर है, एनिक्लॉन सिग्मोइडल का फीचर है। अब आप यहाँ पे समझिए कि हम लोगों ने फोल्ड पढ़ा, जॉइंट्स पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बस पढ़ लेते हैं। फॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ लिया, जॉइंट की फॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर जॉइंट में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उसको उस फ्रैक्चर को हम जॉइंट बोलते हैं, सारे के सारे फ्रैक्चर है। बट आपने ये जानने की कोशिश की कि जो फॉल्ट का मैकेनिज्म है
फॉल्ट में स्ट्रेस एनालिसिस क्या होती है, जिससे यहाँ पे पूछा गया है किस जोन में होता है, डक्टाइल जोन में होता है, ब्रिटल जोन में होता है। जिससे आपको पता है कि ब्रिटल जोन में फॉल्ट बनता है, डक्टाइल जोन में फॉल्ट बनता है। अब इन दोनों के बीच की कंडीशन की बात करें तो हम यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल मिला एन एक्लॉन सिग्मोइडल का। इसी तरह जब आप पढ़ने लगी तो उसका मैकेनिज्म पढ़ी तो आपको सब चीज एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। ये नहीं कि फॉल्ट की डिफिनेशन पढ़ लिया, हाँ फॉल्ट ऐसा होता है, फॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, थ्रो हो गया, हीव हो गया, इससे नहीं। उसका थोड़ा सा और थोड़ा मैकेनिज्म पढ़िए, वो कैसे बना, क्यों बना, कहाँ बना, किस जोन में बना, ये भी जानने की कोशिश करिए। ये कुछ हमने थ्योरी लिखी यहाँ पे एन एक्लॉन सिग्मोइडल की, मैंने इसके गोसर्स की बुक से उठाया है, वहाँ से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा आपको। इन जनरल ये आपका ये शेयर सेंस में होता है, और यहाँ पे जो सिग्मोइडल का मतलब होता है जो आई शेप बनता है हमारा, ये आई शेप जो हमारा यहाँ पे बनता है, ये आप देख लें, मैं आई बना नहीं पा रहा हूँ उतना अच्छा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। जो आई शेप बनता है तो वो उसको सिग्मोइडल से करते हैं, और जो आपको पता है ये आई शेप जो है ये सेंस ऑफ शेयरिंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ब्रिटल डक्टाइल शेयर जोन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इज नॉट यूज्ड फॉर पैलियो करंट एनालिसिस। यहाँ पैलियो करंट की बात हो रही है। पैलियो करंट का क्या मतलब है, जो पास के करंट है उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए जो एनालिसिस की जाती है उसको हम पैलियो करंट एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार भी सॉल्व कर चुका हूँ, 2019-20 में भी आया था, उसमें भी सॉल्व किया था, अभी 2021 में भी आया था। तो इसका एक आप चार्ट बना लिए, विकिपीडिया पे ही आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पैलियो करंट बनाते हैं। कभी कभी पैलियो करंट ना बता के वो अप एंड डाउन के स्ट्रक्चर के भी बारे में बात करते हैं कि वे अप स्ट्रक्चर कौन सा है। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्रीसेंट करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्रीसेंट शब्द कहाँ से आया है पहले ये समझिए। क्रीसेंट का मतलब होता है ये समहाउ इट इज रिलेटेड टू मून। तो मून मतलब आपका मून इस तरीके से होता है, ये गोल मून नहीं होता, गोल मून की बात नहीं करें, क्रीसेंट की बात करें। क्रीसेंट शेप को भी मून शेप भी बोलते हैं। अब ये कैसे बनेगा, अब यहाँ पे करंट क्रीसेंट की बात आ रही है, जो करंट मूव कर रही है तो ये इस तरह का बना रही है। इस तरह कब बनाती है, जब मान ली कोई ऑब्स्टेकल आया, यहाँ पे ये फ्लो कर रहा था, फ्लो करते करते अभी इधर चलने लगा, जब ये इधर जाएगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अभी इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, ये डायरेक्शन है, तो अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल की वजह से कुछ इस तरीके से बनाएगा। तो आप खुद बताइए, ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, इसमें आपको कुछ करना है ही नहीं। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इस तरीके से बनता है, इसको क्रिसेंट करंट क्रिसेंट बोलते हैं। फिर इसका आपका फ्लूट मार्क होता है, फ्लूट मार्क में स्क्वायर मार्क में जोड़ देते हैं, तो फ्लूट और स्क्वायर मार्क भी आपको करंट डायरेक्शन में बताता है। इसमें कास्ट फॉर्मेशन होता है। बिफोर डिस्कसिंग विद सिमेट्रिकल वेव फ्रंट, लेट डिस्कस इम्प्लिकेटेड ऑफ पेबल्स। पेबल्स जो होते हैं एक जगह स्टैक हो जाते हैं, तो जब स्टैकिंग होती है तो स्टैकिंग भी आपके इस तरीके से स्टैकिंग हो जाती है कि कभी कभी ये भी करंट डायरेक्शन आपको दे सकते हैं। फ्लैटेन क्लास इम्प्लिकेट इन स्ट्रीम बॉटम, स्ट्रीम बॉटम में हो जाता है, और उसमें आप देखेंगे तो उससे से भी आपको करंट डायरेक्शन पता चल जाती है। अब यहाँ पे वेव रिपल की बात करते हैं। वेव रिपल हमारी दो तरह की होती है, एक क्या होती है आपकी एसिमेट्री और सिमेट्री। एसिमेट्री जो होती है वो आपकी करंट डायरेक्शन देती है, जबकि सिमेट्री जो कि दोनों डायरेक्शन में होती है तो वो करंट डायरेक्शंस को नहीं बताती, उससे पहले करंट डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अरे आप वेव रिपल तो हमने पढ़ा है, वेव रिपल तो हमको करंट डायरेक्शन देता है, बट कौन सा वेव रिपल करंट डायरेक्शन देता है, असिमेट्री, सिमेट्री नहीं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचिए, और जब आप पढ़िए तब भी आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़िए। द एज ऑफ द पंचन फॉर्मेशन इज, आपको पता है ये कच्छ का सक्सेशन है, पंचम, चारी, उमिया, भुज। तो ये पंचम जो आपका कहाँ पाया जाता है कि बेथोनियन जूलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, और बेथोनियन जूलॉजिकल फॉर्मेशन कहाँ मिलता है आपको, मिडिल जुरासिक मिलता है, तो आपका आंसर जुरासिक होगा। वेरी सिंपल। अगर आपने स्टडीग्राफी थोड़ी थोड़ी, अब स्टडीग्राफी में क्या सर, मुझे बहुत से मेल्स आते हैं, पूछा जाता है टेलीग्राम में कि सर स्टडीग्राफी याद कैसे करें। देखिए उसको तो रटना ही पड़ेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ निमोनिक बना के आप लोग देने की कोशिश करो, बट उतना फिजिबल हो नहीं पा रहा है। जैसे ही होता है तो आपसे शेयर किया जाएगा। बट आपको क्या करना है, जो मेन सक्सेशन है, जैसे गोडवाना को याद कर लिए, भुज को याद कर लिए, शिवालिक याद कर लिए, और ये आपका जैसे आपका कड़प्पा का हो गया, वो सब याद किए, तो थोड़ा थोड़ा याद करते हुए यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरी स्टेडियोग्राफी कायदे से याद हो जाएगी, और अपनी खुद की निमोनिक बनाने की कोशिश करिए, मुझसे भी शेयर कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिवर दैट रिसीव वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर सीपेज आर टर्मिनल्स। ये डिफिनेशन बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो एफ्लुएंट रिवर होती है ये अपना वाटर जो होती है ग्राउंड वाटर से लेती है, तो हमारा ऑप्शन एफ्लुएंट रिवर होगी। कॉन्सिक्वेंट रिवर, अगर आपने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा हो तो उसमें कॉन्सिक्वेंट रिवर के बारे में पता रहेगा, आपको ब्रेडेड रिवर के बारे में पता रहेगा। तो ये सारे के सारे उसमें दिए गए। तो आप अब अभी जाइए क्या करिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ डालिए, तो उसमें आपको सारी रिवर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आने वाला है फिर आपका कभी नहीं छूटेगा। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए टेक्टोनिक सेटिंग से जो रिलेटेड आते हैं, जो आपके जो प्लेट टेक्टोनिक हो गया,
ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए, इससे एक क्वेश्चन आपको जैम में ज़रूर मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव प्लेट बॉन्डिंग। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ समझिए, कंजर्व करना मतलब ना तो पैदा करना, ना तो खत्म करना, मतलब ना तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। वहां पे एक्टिविटी तो हो रही है बट ना तो आपकी क्रस्ट डेवलप कर रही है ना क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो वो कहाँ पे होता है आपको पता है, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है, जब वहाँ पे मूवमेंट होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में, जो कि आपके प्लेट बाउंड्री में होता है, तो वहाँ पे ना तो न्यू क्रस्ट डेवलप होती है ना ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। फिर भी हम एक एक करके देख रहे थे, जो आपका नॉर्मल फॉल्ट है, जैसे भी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो फॉल्ट होते हैं वो फॉल्ट किस रीजन में बन रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट की बात आ रही है। नॉर्मल फॉल्ट आपको टेक्टोनिक सेटिंग में कहाँ मिलेगा? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मिलेगा। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का नाम एक और है, इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। इसी तरह देखिए ग्रोथ फॉल्ट क्या होता है, इट इज सिन डिपोजिटर और सिन सेडिमेंट्री एक्सटेंशन फॉल्ट। ये एक्सटेंशनल फॉल्ट होता है दैट इनिशिएट एंड इवॉल्व एट द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो मार्जिन होती है वहां पे ये डेवलप होता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या है? ये आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से रिलेटेड है, वहां पे ना लिथोस्फीयर होता है, ना जनरेट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है। फिर आता है हमारा रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट कहाँ मिलता है आपको? कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में मिलता है, इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉल्ट पता चला, फॉल्ट से आपने कोरिलेट किया कि नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट कहाँ मिला आपको? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मिला, जो कि कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी होती है। रिवर्स फॉल्ट कहाँ मिला आपको? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मिला, जो कि आपकी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी होती है। ये आप कोरिलेट कर करके पढ़ते जा रहे हो, तो एक चीज पढ़ेंगे तो सब कुछ होना चाहिए। पहले क्या था फॉल्ट, फॉल्ट से नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में भी आप थर्स्ट फॉल्ट कर सकते हैं या और फॉल्ट कर सकते हैं, फिर उनकी मैकेनिज्म भी देख ले। तो इस तरीके से बनाते जाइए तो आपका एक पेज में आप सब कुछ सारांश बना सकते हैं, पूरा मतलब समझ लीजिए पूरा एक तरह का अपने आप में ही आप एक नोट्स बना सकते हैं, जिसमें आपको देखने में सब पता चल जाएगा, हाँ प्लेट टेक्टोनिक भी आ गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी आ गया, और आपका नॉर्मल फॉल्ट भी आ गया, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आ गया, और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्मेटिक, यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहा है, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल की बात कर रहा है। मैंने अपने 2017 के लेक्चर में कहा था कि आप क्लेन की बुक पढ़ लीजिए, क्लेन की बुक से आपको फॉर्म पता होना चाहिए, फॉर्म के अगर सिंबल भी याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, हेक्सागोनल पता है आपको 4 एक्सिस होता है। अगर 4 एक्सिस है तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन में देखिए ये प्रिज्मेटिक क्रिस्टल है। प्रिज्मेटिक क्रिस्टल की खासियत ये होती है, ये सी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर सी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वहां पे जीरो होना चाहिए, नहीं यहाँ जीरो होना चाहिए, सी एक्सिस जीरो होनी चाहिए। तो यहीं पे हमारा सी एक्सिस जीरो मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो हमारा ऑप्शन ये हुआ। ये तीनों नॉर्मल होगा, सी एक्सिस जीरो होना चाहिए, सिर्फ यही सी एक्सिस हमको जीरो दिखा रहा है, बाकी कहीं पे नहीं दिखा रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, आपकी क्लेन की जो बुक में जो आपको टेबल्स दिए गए, उस टेबल को आप प्रिंट लेके अपने टेबल पे लगा सकते हैं। जहां आप पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा भी देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, इमेजिनेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं कि हाँ आप मेरी टेबल यहाँ रखी हुई है, वहां पे ये लिखा हुआ है। तो इस तरह का भी इमेजिनेशन करने की कोशिश करिए। ये आपका मेटामॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में आपको कौन सा मिनरल मिलता है या कौन सी फेसिस होती है। जो हॉर्नफ्लेस होता है, हॉर्नफ्लेस क्या होता है? हाइड्रोब्लास्टिक और हाइड्रोब्लास्टिक जो ग्रेन होते हैं, जो रॉक जो ग्रेन ये तरह के लेते हैं, उनको हॉर्नफ्लेस कहते हैं। और ये कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि ब्लू शीट फेसिस कहाँ होंगे, क्लोजाइट कहाँ होंगे, ग्रेनाइट कहाँ होगी, ये आप खुद जानते हैं। ये आपकी ग्रेनाइट होगी जिसमें हाई प्रेशर टेम्परेचर की बात करते हैं। फिर एक्लोजाइट हो गया आपका, फिर ब्लू शीट फेसिस हो गया जिसमें आपका प्रेशर तो हाई होता है मगर टेम्परेचर लो होता है। इसमें आपका प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई होता है। उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मिनरल्स होने चाहिए। तो ये जो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म है वो आपका हॉर्नफ्लेस से रिलेटेड है। तो जितने भी मेटामॉर्फिज्म हैं, आप नॉर्मल टीरेल की भी बुक उठा लेंगे, पहले टीरेल की बुक उठा लीजिए, जितने भी मेटामॉर्फिज्म होते हैं, कॉन्टेक्ट हो गया, रीजनल हो गया, वो सबको याद करिए, उनकी डिफिनेशन याद करिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक मिनरल याद करिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फेसिस याद करिए। तो जैम का ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है, बहुत आसान है। एक बुक बताते हैं टीरल, टीरल के पेज नंबर 108 की टेबल को रट डालिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे खत्म हो जाएंगे, आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। आपका नेफिलिन सिनाइड ये किसका इक्विवेलेंट है? ये वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ नेफिलिन सिनाइड इज फोनालाइट। ये हमें कहाँ से पता चला? पहली बात तो ये समझ लिए कि ये आपका वॉल्केनिक है, ये हाइपरबसाल है, ये प्लूटोनिक रॉक है। तो यहाँ पे जितने भी रॉक मिलेगी ये प्लूटोनिक है।
ये प्लूटोनिक का हाइपर बेसाल हो गया, हाइपर बेसाल का वोल्केनिक हो गया, मतलब प्लूटोनिक का ये वोल्केनिक इक्विवेलेंट। जैसे ग्रेनाइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या है, रायलाइट है, ग्रेनोडायोराइट का डेकाइट है, सीनाइट का ट्रेकाइट है, डायोराइट का एंडेसाइट है, एनॉर्थोसाइट का बसाल्ट है, या गैब्रो का भी आप ट्रेकाइट कह सकते हैं। फिर नेफलिन सिनाइट का फोनालाइट है, वो जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। तो एक एजोलाइट का आपका ये आपका नेफलिन बेसाल ये सब है आपके यहाँ पे, आप देख सकते हैं। प्रेराइट पिक्राइट का है। तो यहाँ तक भी आप नहीं याद करते तो कोई दिक्कत नहीं ना, मगर कम से कम ये चीज़ जो है मस्ट है। जब ये पूरा कंठस्थ हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, फिर इस पे आने की कोशिश करिए, बट ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट वोल्केनिक इक्विवेलेंट रेहलाइट हो गया आपका। तो ये टेबल आप अपना प्रिंट ले लिए, जैसे भी कर लिए, इसको याद कर लिए। नेक्स्ट मीटिंग में अगर मैं आपसे मिलता हूँ और मैंने कुछ सोचा है या कोशिश की है, या तो आपसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या खुद यूट्यूब पे लाइव हो जाए, चाहे 15 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे बता सकें। अगर उसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी नहीं ना, बहुत ज़्यादा सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी एक हल है, आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मुझे पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको कैसे मुझसे फ़ायदा हो रहा है ये आपको सोचना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है ऑनलाइन बात करने में कि 4 लोग देखेंगे, जो 4 लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं, तो उनका भी अभी शाइनेस हटाने के लिए, बट आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहें तो शाइनेस नहीं, अपने लिए, मतलब अपनी तरक्की के लिए, अपने वेलनेस के लिए अगर आप 4 लोग के सामने बात करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे, तो या तो मुझे मेल कर दीजिए या टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट होइए, बट अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे और लेक्चर के साथ कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे के सारे एमसीक्यू और एमएसक्यू कंप्लीट किए जाए, ताकि हम थ्योरी बेस पे भी आगे बढ़ सकें। थैंक यू, गुड बाय।